नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में 6,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। कहा, राज्य में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और जल संसाधनों के समुचित इस्तेमाल के लिए तमिलनाडु के किसानों की प्रशंसा की। टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए कल आधी रात से फास्टैग अनिवार्य होगा। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश में अब तक 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। और क्रिकेट में चेन्नई में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की इंग्लैंड पर 249 रन की बढ़त। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास वैश्विक विकास में योगदान देने की क्षमता है। श्री मोदी के केरल के कोच्चि में 6,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि भारतीय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी से आसपास के क्षेत्रों की यात्रा कर स्थानीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने स्थानीय पर्यटन के लिए अवसरों की शुरुआत की है। पर्यटन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार भी प्रयासरत है। Since the global pandemic has affected international travel, people are going to nearby places. This is a great opportunity for us. On one hand, this means added livelihood to those in the local tourism industry. On the other hand, it makes the connect between our youth and our culture stronger. I urge our young startup friends to use this time and travel to as many as nearby areas as possible. मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट में केरल पर विशेष ध्यान दिया गया है और कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के लिए आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने बीपीसीएल की प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस परियोजना से एक्रिलिक और ऑक्सो अल्कोहल का उत्पादन होगा। फिलहाल इनका आयात किया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूती मिलेगी। टुडे once again from Kochi we dedicate to the nation the propylene derivatives petrochemicals complex of the Kochi refinery. This one project will help strengthen our journey toward being Atmanirbhar. Thanks to this complex, foreign exchange would be saved, a wide range of industries would gain, and employment opportunities would be generated. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कोच्चि में वेलिंगटन द्वीप पर रो पोत सेवा को भी राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के चेन्नई में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। उन्होंने जल संरक्षण के तरीकों को अपनाने और रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन के लिए राज्य के किसानों की प्रशंसा की। I want to appreciate the farmers of Tamil Nadu for record food grain production and good use of water resources. For thousands of years, this Grand Anicut and its canal systems have been the lifeline of the rice bowl Tamil Nadu. The Grand Anicut is a living testimony to our glorious past. It is also an inspiration to our nation's Atmanirbhar Bharat goals. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सिंचाई प्रणाली में सुधार करेगी, जिससे राज्य में 2,27,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा
और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएगा। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के बहादुर योद्धाओं को सलाम किया। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर योजनाओं के जरिए सबसे आधुनिक रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भारत शांति में विश्वास करता रहा है, लेकिन हर कीमत पर राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करेगा। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. श्री मोदी ने बताया कि सरकार भारतीय मछुआरों के उचित हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि श्रीलंका की जेलों में अभी कोई मछुआरा नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक टैंक राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि इस स्वदेशी टैंक को देश को समर्पित करते हुए वे गौरवान्वित हैं। I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल के प्रथम चरण का विस्तार का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई बीच और अट्टीपट्टू के बीच 22 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने आईआईटी मद्रास में डिस्कवरी परिसर की भी आधारशिला रखी। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर कल मध्य रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा और नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ये व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से 2 गुना भुगतान करना पड़ेगा। मंत्रालय एम और एन श्रेणी के वाहनों में इस वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर चुका है। एम श्रेणी में यात्री वाहनों को रखा गया है, जबकि एन श्रेणी में माल ढुलाई वाले वाहन आते हैं। ऐसे वाहनों में कुछ व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में अब तक 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हो गई है। कल 11,106 लोग कोविड से ठीक हुए। अब तक इस बीमारी से 1,06,11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश भर में रोगियों की संख्या 1,37,000 से अधिक है। उत्तराखंड में चमोली जिले में रैणी गांव तथा तपोवन स्थित एनटीपीसी परियोजना स्थल पर आई बाढ़ के 7 दिन बाद आज भी लापता लोगों को निकालने का काम जारी है। बचाव दलों ने आज 13 शव निकाले, जिनमें से 7 रैणी गांव के पास से और 6 तपोवन की सुरंग से निकाले गए। अब तक 51 शव निकाले जा चुके हैं और करीब 153 लोग अभी भी लापता हैं। और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं घटनास्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी के पास। सुशील, तलाशी अभियान के बारे में क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए विशाल, आज दिन भर खराब मौसम के बावजूद तलाशी अभियान चलता रहा।
और लगभग 7 दिनों के बाद आज ऐसा पहला दिन था जब बड़ी संख्या में शवों को बरामद किया गया, दोनों स्थानों से, रैणी पावर प्रोजेक्ट से भी और तपोवन की सुरंग से भी। इस वक्त तलाशी का अभियान 3 जगहों पर चल रहा है, रैणी पर, तपोवन पर और तपोवन की सुरंग के ऊपर जो बैराज का इलाका है, जहां कहा जाता है कि हादसे के वक्त बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, वहां भी शवों की तलाश शुरू होने वाली है। विशाल जी सुशील, तलाशी अभियान में बचाव दल को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आपको बताएं विशाल की इस वक्त एक बड़ी चुनौती कहा जाए तो खराब मौसम है, क्योंकि दिन भर आज रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही और आगे भी इसका पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है। इस बीच आपको बताते चलें कि कनेक्टिविटी को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, सीमा सड़क संगठन, उसने रैणी गांव के पास एक अप्रोच ब्रिज तैयार किया है, जहां से लोगों को और राहत सामग्री को दूसरी तरफ भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तपोवन के पास भी एक लोहे की रस्सी का पुल तैयार किया गया है, जिसमें ट्रॉली के सहारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, नदी को पार कर पा रहे हैं। विशाल सुशील, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि केरल में विधानसभा चुनाव की तारीख के बारे में फैसला विशु, ईस्टर और रमजान जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान की तारीख तय करते समय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। निर्वाचन आयोग का दल चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए केरल के 2 दिवसीय दौरे पर है। राज्य में ये दल अब तक विभिन्न नियामक एजेंसियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल चुका है। राज्य की एलडीएफ सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव अप्रैल के दूसरे सप्ताह में करा लिए जाएं। विपक्षी दल यूडीएफ की भी यही मांग है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मई में चुनाव कराने के पक्ष में है। श्री अरोड़ा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों का अनुरोध है कि राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन मतदान कराया जाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू बस स्टैंड के निकट आज 7 किलोग्राम आईईडी विस्फोटक बरामद किया गया और इसे निष्क्रिय कर दिया गया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में पुलवामा जिले के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहचान आतंकवादी संगठन अल बद्र के सदस्य सुहेल के रूप में की गई है। जम्मू में आईईडी विस्फोटक की यह बरामदगी 2 शीर्ष आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद की गई है। राष्ट्र आज पुलवामा हमले के शहीदों को याद कर रहा है। 2019 में आज ही के दिन आतंकवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को समूचे राष्ट्र के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र वीर जवानों की देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को भी कभी नहीं भूलेगा। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि वो उन बहादुर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस दिन पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश राष्ट्र की सेवा और उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। श्री सिंह ने कहा कि हमलों में जान गंवाने वाले शहीदों के पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े रहना चाहते हैं। भारत और पोलैंड के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क, गतिशील आर्थिक संबंध और पारंपरिक सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से दीर्घकालिक मैत्री संबंध हैं। आकाशवाणी से विशेष भेंट में भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पोलैंड भारत का स्वाभाविक सहयोगी है। श्री बुराकोवस्की ने कहा कि दोनों देशों में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, स्थिरता और शांति जैसे समान मूल्य विद्यमान हैं। India gave a shelter for Polish people in need during the very dark and very bloody period of the Second World War, and we will hold this memory together. In both places we made many events to commemorate, and we have a very good relations and also personal relations with both royal families from Kolhapur and Jamnagar. ये पूरी भेंटवार्ता आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 से सुनी जा सकती है। अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं स्वतंत्र पत्रकार कविता पंत।
लोकसभा में कई दिनों के गतिरोध के बाद इस सप्ताह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा पिछले सप्ताह ही धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त कर चुकी थी, जिसका सोमवार को प्रधानमंत्री ने सदन में जवाब दिया। सोमवार को रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जीवंत लोकतंत्र की परंपरा को बनाए रखना किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 15 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। दोनों सदनों में हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि भारत जितना सशक्त बनेगा, उतना ही वह मानव जाति और विश्व कल्याण में अपनी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के पश्चात दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए देश को सशक्त होना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत ही उसका रास्ता है। किसान आंदोलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे बातचीत की मेज पर आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसी के लिए बंधन नहीं है, बल्कि एक विकल्प हैं। ऐसे में विरोध का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान ही कांग्रेस के सदस्यों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा में अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने कोरोना वैश्विक महामारी के संकट से निपटने में सरकार, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की मुख्य भूमिका की सराहना की, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों के खिलाफ जंग छिड़े हुए है और इस जंग को बंद करके तथा किसानों से बातचीत करके मामले का समाधान निकालना चाहिए। राज्यसभा ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेगी और इसके लिए इस बार के बजट में व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया जाता है, हर बात पर भ्रम फैलाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये बजट हर वर्ग के लिए काम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गरीबों, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद 1 साल के लिए दी, जिसे 1 वर्ष बाद लौटाने या चुका नहीं पाने की स्थिति में और समय लेने का प्रावधान किया गया है। चर्चा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए बजट को आशा जगाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इसमें पूंजीगत व्यय में 5.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति के लिए बजट में 51%, पिछड़े वर्ग के लिए 28%, विकलांगों के लिए 30% और महिलाओं के लिए बजट में 16% की वृद्धि की गई है। बजट पर हुई चर्चा में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बजट में आंकड़ों की बाजीगरी कर वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास किया गया है और आम आदमी को राहत देने की कोई कोशिश न करते हुए निजीकरण पर जोर दिया गया है। वर्ष 2021-22 के बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से मंडियां समाप्त हो जाएंगी, कुछ उद्योगपति जमाखोरी करेंगे, जबकि सत्ता पक्ष ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए इसमें सभी वर्गों और हर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। संसद के दोनों सदनों ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित कर दिया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा, जो पिछले महीने जारी किया गया था। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, जबकि राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने चर्चा का जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सत्ता पक्ष का कहना था कि ये विधेयक जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़ा हुआ है और ऐसे में विकास के लिए लाए गए इस विधेयक का स्वागत होना चाहिए, जबकि विपक्ष का आरोप था कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जारी हैं और विकास के काम थम गए हैं। विपक्ष का यह भी आरोप था कि कश्मीर में अब भी पिछड़ापन है, वहां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें विधेयक 2021 पेश किया। इसके माध्यम से सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकार अधिनियम 1994, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, पौधों की किस्मों एवं किसानों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी अधिनियम 2013 आदि के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का उपबंध किया गया है। राज्यसभा में शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक पेश किया। तृणमूल कांग्रेस नेता सुब्रत बख्शी ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, भाजपा के शमशेर सिंह मनहास और पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज तथा नजीर अहमद लवाय का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभापति एम वेंकैया नायडू और विभिन्न दलों के नेताओं ने भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि राजनीतिक जीवन तथा सदन में मिले अनुभवों के आधार पर वे जन कल्याण में तथा देश के विकास के लिए अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इस मौके पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि खुद गुलाम नबी आजाद भी कुछ पलों के लिए भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने मीर मोहम्मद फयाज, नजीर अहमद लवाय का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इन दोनों सदस्यों के साथ बातचीत में कश्मीर के अनेक पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह और शमशेर सिंह दोनों ही संगठन में थे, अतः उनका साथ लंबा रहा। उन्होंने कहा कि सदन में शमशेर सिंह की उपस्थिति 96% रही है। मोदी ने चारों सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे उच्च सदन की शोभा बढ़ाने वाले, सदन में जीवंतता लाने वाले तथा सदन के माध्यम से जनसेवा में रत रहे हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में उन्हें आजाद की कमी खलेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सदन की गरिमा बढ़ाने में आजाद सहित चारों सदस्यों ने सराहनीय योगदान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 7 फरवरी को उत्तराखंड में आई बाढ़ आपदा पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उत्तराखंड में रविवार को ऋषिगंगा नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 13.2 मेगावाट क्षमता की एक छोटी पनबिजली परियोजना पूरी तरह बह गई और तपोवन में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की पनबिजली परियोजना को भी नुकसान पहुंचा। गृहमंत्री ने कहा कि घटनास्थल के समीप के 13 गांवों से संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों में रसद, जरूरी सामान और दवा आदि सामग्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्य के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है तथा इसके लिए जिस भी सहायता की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद सभी सदस्यों ने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ पलों तक अपने स्थानों पर खड़े होकर मौन रखा। सदन ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी। ये विधेयक कानून बनने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा से जुड़े घटनाक्रम के बारे में संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तर एवं दक्षिण किनारों पर सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हो गया है और भारत ने इस बातचीत में कुछ भी नहीं खोया है। श्री सिंह ने कहा कि इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग झील से पूर्ण तरीके से सेनाओं के पीछे हटने के 48 घंटे के अंदर वरिष्ठ कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर का भी हल निकाला जाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पैंगोंग झील क्षेत्र में चीन के साथ सेनाओं के पीछे हटने का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती को चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे। राज्यसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 चर्चा के बाद पारित कर दिया। पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि सरकार देश के प्रमुख बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। मांडविया ने कहा कि इस विधेयक का निजीकरण से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री के जवाब के बाद सदन में मत विभाजन हुआ। तत्पश्चात सदन ने विधेयक को 44 के मुकाबले 84 मतों से पारित कर दिया। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। विधायी कार्य के तहत लोकसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें बड़े बंदरगाहों को सक्षम बनाने और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाने का उपबंध किया गया है। लोकसभा में पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक को पारित करने के लिए रखा और सदन ने इसे ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। बजट सत्र का पहला चरण शनिवार को संपन्न हो गया। दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा।
अब कुछ और समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत ने दूसरी पारी में एक विकेट पर 54 रन बनाकर 249 रन की बढ़त बना ली है। रोहित शर्मा 25 और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। आज शुभमान गिल 14 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले इंग्लैंड की टीम आज पहली पारी में भारत के 329 रन के जवाब में केवल 134 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। रोहित शर्मा ने 161 और अजिंक्य रहाणे 67 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने 58 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए मोइन अली ने सर्वाधिक 4 और ऑली स्टोन ने 3 विकेट लिए। 4 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में कल घना कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 10 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 21 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 19 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में तापमान 0 और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में भी सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 7 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय 20 फरवरी से 1 मार्च तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26वें हुनर हाट का आयोजन कर रहा है। इसमें देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे। इनमें बड़ी संख्या में महिला शिल्पकार भी शामिल होंगी। इस बार के हुनर हाट का मुख्य विषय वोकल फॉर लोकल होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हुनर हाट देश के कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का मंच है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 के बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज बाटला परिचर्या में हिस्सा लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767। आप हमारे टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ताजा जानकारी के लिए न्यूज ऑन एआईआर ऐप भी देखा जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में 6,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। कहा, राज्य में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और जल संसाधनों के समुचित इस्तेमाल के लिए तमिलनाडु के किसानों की प्रशंसा की। टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए कल आधी रात से फास्टैग अनिवार्य होगा। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश में अब तक 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। और क्रिकेट में चेन्नई में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की इंग्लैंड पर 249 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।